हाँ बच्चों, आज राष्ट्र के स्वरूप के दूसरा अंग जन। जन दूसरे अंग है, इसके संदर्भ में आज चर्चा की जाएगी। लेखक ने इस पद्यांश में राष्ट्र के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व के संदर्भ में अपना विचार व्यक्त किया है और इसमें यह बताना चाहता है कि जन के बिना राष्ट्र का स्वरूप जो है वह अधूरा है। इसलिए राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्वों के अंतर्गत भूमि के बाद दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है भूमि पर रहने वाले जन, अर्थात जो मनुष्य हैं। जो भूमि जनहीन हो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता है, या जन के बिना राष्ट्र के स्वरूप की कल्पना करना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों को विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है। पृथ्वी पर जन का निवास होता है, तभी पृथ्वी मातृभूमि कहलाती है। जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी और सच्ची माता और स्वयं को उसका पुत्र नहीं मानते हैं, तब तक राष्ट्रीयता की जो भावना है नहीं उत्पन्न हो सकती। जब हम अपने देश को अपनी माता के रूप में अनुभूत करने लगते हैं, तभी हमारे मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा जो है वह उत्पन्न होती है। इसी संदर्भ में कहा गया कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव तभी होता है। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, तब राष्ट्र के निर्माण का स्वर जो है वायुमंडल में भरने लगता है। अर्थात यह भाव मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं, और जब ये भाव नहीं होता है तो वहाँ जन और भूमि का जो संबंध है अचेतन और जड़ के समान लगता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण से आनंद और श्रद्धा से द्वारा उसका प्रणाम भाव अर्थात आदर भाव की से ही मातृभूमि के लिए इस प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। संस्कृत में कहा गया कि नमो मात्राय पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। अर्थात माता जो है पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, अर्थात वंदना करता हूँ। अपनी धरती के प्रति आदर भाव व्यक्ति और धरती के संबंध को दृढ़ करता है। इसका मतलब यही एक ही प्रणाम भाव है, अर्थात ये आदर भाव है जो व्यक्ति और पृथ्वी के संबंध को दृढ़ करता है। पृथ्वी और मनुष्य का दृढ़ संबंध
राष्ट्र को पुष्ट और विकसित करता है। इस प्रकार आदर भाव को इस सुदृढ़ दीवार पर ही राष्ट्र के भवन को निर्मित किया जा सकता है। आदर भाव की ही भावना एक दृढ़ चट्टान के समान है। इसी चट्टान पर टिककर राष्ट्र का जीवन चिरस्थायी हो जाता है। पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इसी भावना के साथ तथा माता और पुत्र के संबंध की मर्यादाओं को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। जो पुत्र अपनी माता का सत्कार करते हैं, उन्हें ही इसकी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होता है। पृथ्वी के रत्नों को वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो इसको आदर करता है और उसे माता के समान मानता है। अतः प्रत्येक पुत्र को यह पावन कर्तव्य है कि वह अपनी माता से स्नेह को करे, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे और इस प्रकार उसका आशीर्वाद प्राप्त करे। माता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ धर्म है। जो पुत्र स्वार्थवश अपनी माता को संपत्ति पर दृष्टि जमाए रखता है, माता से प्यार भी स्वार्थ के से ही करता है, तो वह राष्ट्र के उत्थान पर उसकी औन्नति का कारण सिद्ध होता है। ऐसे स्वार्थी पुत्र जो हैं राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सकते। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी धरती माता के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसका सच्चा पुत्र बनना चाहता है, उसे जो है निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य पालन पर ध्यान देना चाहिए। तभी जो है राष्ट्र उन्नत और विकसित हो सकता है। इस प्रकार से लेखक ने इस पद्यांश में मानव और पृथ्वी के संबंधों का चित्रण किया जो राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है। इसके बाद जो अगला गद्यांश है, इसमें लेखक ने राष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों का विवेचन किया तथा यह भी स्पष्ट किया है कि हमें समानता का व्यवहार करते हुए अपनी माता को निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक माता अपने पुत्रों को समान भाव से प्यार करती है। वह सबके दुख में दुखी होती है और सुख में आनंद का अनुभव करती है। तो इस प्रकार पृथ्वी भी हमारी माता है। वो भी अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक छोटा बड़ा प्राणी समान अधिकार रखता है। जिस प्रकार से भाइयों में ऊंच नीच का भाव नहीं होता, उसी प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य भी समान भाव से रहते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होता। इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है वह समान सुविधाओं का अधिकारी है। यह धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से समस्त सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसके जो निवासी हैं अनेक नगर, जनपद, शहर, गांव, जंगलों और पर्वतों में बसे हुए हैं। यद्यपि उनके स्थानों पर रहने वाले जो हैं व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक ही धरती माता के पुत्र हैं। इसी कारण सब पारस्परिक प्रेम, सहयोग और बंधुता के साथ रहते हैं।
भाषा और धर्म अथवा रीति और रिवाज इनकी एकता में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। विकसित, अर्धविकसित अथवा अविकसित सभ्यता ऊंच नीच अथवा सामान्य रहन सहन के आधार पर पृथ्वी के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उनका पृथ्वी से जो संबंध या लगाव है अथवा मातृत्व भावना है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। सभी अपनी अपनी जन्मभूमि की एक समान भाव से चाहते हैं। जब सब लोगों में मातृभूमि के प्रति समान प्रेम होना है और पृथ्वी सबके लिए एक समान रूप से अन्न जल प्रदान करती है, तब सभी को एक समान रूप से प्रगत एवं उन्नत करने के अवसर मिलने ही चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको एक समान अवसर, अधिकार प्राप्त होना चाहिए और तभी जो है समन्वय, यही जो है समन्वय का मार्ग है जिसका अनुसरण जो है प्रत्येक देश काल में किया जाना चाहिए। उसके बाद जन तत्व का जो अंतिम गद्यांश है, इस गद्यांश में लेखक ने धरती माता के लिए सभी प्राणियों को समान है, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, उनमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है, इस संबंध में चर्चा की है। उन्होंने बताया पृथ्वी पर रहने वाले इस विस्तृत विशाल क्षेत्र में निवास करने वाले सभी प्राणियों का समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या संप्रदाय के हों। देश के प्रत्येक नागरिक को मिलकर काम करने का अधिकार है। सबको अपनी प्रगति और विकास की दृष्टि से एक समान अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को छोड़कर कोई भी राज्य प्रगति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार किसी भी वर्ग को अथवा किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए अतः राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जाति और प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना होगा। यदि देश के किसी एक भाग में गरीबी या शिक्षा अथवा पिछड़ापन है तो उसका प्रभाव केवल उसकी ही क्षेत्र में पड़ेगा, परंतु संपूर्ण राष्ट्र उससे प्रभावित होगा। इसलिए समस्त देशवासियों का यह पावन कर्तव्य है कि वह अपनी निजी स्वार्थों को त्याग कर संकुचित दायरे से निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। इसके बाद इसी तत्व का अगला गद्यांश है जन का प्रवाह से लेकर। इसमें उन्होंने जन जीवन की तुलना जो है नदी के प्रवाह के समान की है। इसमें लेखक बताना चाहता है कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, उसमें अनेक उतार चढ़ाव होते रहते हैं और किंतु चढ़ाव होते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की जो श्रृंखला है निरंतर चलती रहती है। इसका मतलब जन का प्रवाह अनंत है। जन का मतलब लोग, प्रवाह का मतलब होता है यहाँ जीवन की श्रृंखलाएं या जीवन की जो कड़ियां हैं, अर्थात मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एकरूपता बनाई है। जब तक राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा।
हमारे राष्ट्र के इतिहास में उन्नति और अवनति की अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु हमारे राष्ट्र के लोग अर्थात जो वैज्ञानिक हैं वह नवीन शक्तियों का निर्माण करते हुए उसका मुकाबला करते हैं, उसको सहन करते हैं और उन्हें पार करते हैं। आज भी हमारे राष्ट्र के ये निवासी अपने उतार चढ़ावों का धैर्य के साथ उसका सामना करने के लिए उत्साहपूर्वक जीवित हैं। राष्ट्र के निवासियों को निरंतर चलता रहने वाला जीवन जो है वह नदी के प्रवाह के समान की भांति है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह निरंतर बहते रहने के कारण बीच बीच में यत्र तत्र माने जहाँ तहाँ डेल्टा छोड़ता जाता है, उसी प्रकार से राष्ट्र का मानव भी अपने श्रम और अपने कर्म से अपने राष्ट्र में यत्र तत्र जहाँ तहाँ अर्थात जहाँ तहाँ विकास के पद चिन्ह को छोड़ता जाता है। इस प्रकार से लेखक ने इस गद्यांश में व्यक्ति राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है, उसके बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, इस बात पर विशेष बल दिया है। और अंत में आज राष्ट्र के दूसरे अंग जो जन है के गद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को पढ़ें और उन प्रश्नों का उत्तर जो है इन्हीं गद्यांशों पर आपको प्राप्त हो जाएगा। और मैंने प्रश्न भी इसमें लिखा है कि जो पहला प्रश्न है, किस जन को पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार है। दूसरा है, किसे अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है, एक पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार कैसा है। पांचवा है, सभ्यता एवं रहन सहन की दृष्टि से ये जन कैसे हो सकते हैं। छठा है, भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। और सातवां है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। आठवां प्रश्न है, जन का सतत प्रवाही जीवन किसके समान है। नौवां है, जन का प्रतीकात्मक शब्द क्या है। 10वां प्रश्न है, जन का प्रवाह अनंत होता है, इस वाक्य की व्याख्या कीजिए। तो जो आपको बताया गया उन्हीं गद्यांशों के आधार पर ये 10 प्रश्न हैं। इन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें।